नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के खास कार्यक्रम पावर सेंटर में, जो कानाफूसी, चर्चा और गपशप पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान दोनों इससे पीड़ित हैं। लगातार ये बढ़ रही है। बहुत सारे जिले इसकी चपेट में हैं। यूपी के खास तौर से 8 जिले इसके भयंकर संक्रमण की चपेट में हैं। रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये 8 जिले ऐसे हैं जहां 100 से ज़्यादा मरीज हैं, कहीं 200 हैं, कहीं 300 है और कहीं 500 तक हैं। ये संक्रमण हमारी सावधानी और सतर्कता को तो बताता ही है, साथ ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली को भी बताता है। मेरठ, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, बरेली, ये सब ऐसे ज़िले हैं जहां 100 से ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं और यहां पर संक्रमण लगातार फैल रहा है और आगरा में तो 500 तक पहुंच गया है। ये एक ऐसा काल है जहां काम के आकलन का नहीं, काम के डिलीवरी का समय है और लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने की बात है। लेकिन जब सरकारें तमाम सारे उपाय का ऐलान करती हैं तो ये जिम्मेदारी भी हो जाती है कि इन जिलों में जो जिला प्रशासन है, डीएम है, इनकी कार्यशैली को भी जाना जाए। एक जिलाधिकारी अपने जूते तक में सैनिटाइजर लगवाते हैं, जहां भी जाते हैं उनसे पुलिस वाले उनके जूते में, सिक्योरिटी में लगे हुए लोग पहले सैनिटाइजर लगाते हैं, हाथ में, कपड़े पर, सब जगह, बाकी जगह तो लगाते ही होंगे। लेकिन जो खुद इतना चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, सेहत को लेकर, उनको जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और सेहत की चिंता की। हम ये नहीं कहते कि आप जनसेवा करते करते अपने ऊपर वो संकट मोल ले लें, लेकिन कितने लोग बिना खाने के, बिना भूख प्यास से लोग मर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी पहली है। कैसे आपके ज़िले में जब आप इतने सक्रिय हैं तो मरीजों की संख्या कैसे बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार को ये देखना होगा कि कानपुर के डीएम, मेरठ के डीएम, नोएडा के डीएम, सहारनपुर के डीएम, लखनऊ के डीएम, तमाम सारे आगरा के डीएम, इन सब के साथ वो क्या इंसाफ करें, क्योंकि इन जिलों में नोडल अफसर भी भेजे गए, वो भी 1 हफ्ते रहे, वो भी लौट आए हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनके जिम्मेदार जो लोग हैं, जो इस संक्रमण को नहीं रोक पा रहे हैं, अब उनको जिले से चलता किया जाए, उनकी जगह पर नए लोगों को भेजा जाए जो और बेहतर तालमेल बिठा सकते हो, जो और बेहतर लॉकडाउन को लागू कर सकते हो। सरकार के सामने ये 8 जिले एक चुनौती बने हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी रोज समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उनको भी ये बात पता है कि 100 से ज़्यादा संख्या वाले जिले कौन से हैं। ये रेड जोन के जिले हैं। वैसे तो 19 जिले हैं, लेकिन अब एक बात ये आती है कि कोई मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे डीएम बन गया बरेली में, कोई मुख्यमंत्री कार्यालय की कृपा से आगरा में डीएम बन गया, कोई कहीं से पावर हाउस से बिजली प्राप्त कर रहा है। तो ये अधिकारी अपने ऊपर बैठे हुए अफसरों को भी बहुत महत्व नहीं देते। जब मंडल के कमिश्नर मजबूर हो जाएं अपने डीएम के आगे, तो ये समझ लीजिए कि काम ज़मीन पर अब सही से नहीं होना है, क्योंकि जो अधिकारी मनमानी करेगा वो गलतियां भी करेगा। हम तो सिर्फ एक संकेत दे रहे हैं कि सरकार इन 8 जिलों के जिला अधिकारियों पर भी थोड़ा नज़र दौड़ाए। मुजफ्फरनगर के एसएसपी हैं अभिषेक यादव। पहले वो वर्दी में क्रिकेट खेलने को लेकर चर्चा में रहे, और लेकिन वो बॉडी बिल्डिंग भी, उनकी एक्सरसाइज भी काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है। अच्छी बात है, उन्होंने अपने सेहत के माध्यम से, इस देश में कहा गया है कि आए दिन तमाम सारे चैलेंज आते रहते हैं, तो अब उन्होंने पुशअप का चैलेंज दिया है। 200 पुशअप का चैलेंज उनका चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसएसपी पुशअप लगाते हुए दिख रहे हैं, वो भी वर्दी में। अपराधियों के खिलाफ ये पुशअप उनको और मजबूत बनाता है। अभिषेक यादव वही अफसर हैं जो अखिलेश यादव की सरकार में नोएडा के एसपी सिटी हुआ करते थे अंडर ट्रेनिंग के दौरान। अभिषेक यादव वही अफसर हैं जिनको
तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने मऊ जिले का एसपी बनाया था और वहां पर सांसद हरिनारायण इनके खिलाफ धरने पर बैठे थे, इनकी मनमानियों के खिलाफ। लेकिन ओपी सिंह जो पूर्व डीजीपी थे, उनकी कृपा कम नहीं हुई इन पर और पश्चिम के बहुत बड़े जिले मुजफ्फरनगर का उनको एसएसपी बना के रखा हुआ है। अब ये समाजवादी सरकार को तो भाजपाई बहुत कोसते थे कि यादवों ने ऐसा कर दिया, इस सरकार में लूट मची हुई थी और सजातीय लोगों को पोस्टिंग दी जाती थी और सजातीय लोगों को तमाम उपकृत किया जाता था। भाजपा सरकार में भी वो लोग परमानेंट अच्छी पोस्टिंग पर हैं और बड़े बड़े जिलों का चार्ज संभाले हैं। तो अब समाजवादी पार्टी की दुहाई देकर जनता को गुमराह न किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई अफसर अपनी जाति से खराब हो सकता है, अपने काम से वो अच्छा और बुरा होता है। अधिकारी, पुलिस का अधिकारी अपराधियों के लिए खौफ बने, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन थानों से भी वसूली बंद होनी चाहिए। पुलिस का अधिकारी चैलेंज दे, हेल्थ फिटनेस का चैलेंज दे, कोई बुरा नहीं, पुशअप लगाना में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एसएसपी साहब गेंद और बल्ले से जितना बढ़िया खेलते थे, उन्होंने दर्शा दिया कि खाली एक फील्ड में उनको महारत नहीं है, उनको और कई जगह महारत है और जब जब मौका मिलता है वो इसका प्रदर्शन करते हैं। और मुजफ्फरनगर जिला कोरोना से बचा रहे, एसएसपी साहब का फिटनेस चैलेंज चलता रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। बाकी ये भाजपा और सपा को देखना है कि जो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे, जो सत्ता में आके कैसे कैसे रंग बदलते हैं। कोरोना जब से आया है तब से उसने एक सांप्रदायिक रूप भी दिखाया। पहले जमातियों को लेकर बहाने मिले, तमाम आरोप लगे कि एक समुदाय विशेष के लोग ये फैला रहे हैं कोरोना। लेकिन उसके बाद ये मामला बढ़ते बढ़ते जनप्रतिनिधियों तक आ गया। पिछले दिनों बीजेपी के 2-3 विधायकों ने ऐसा काम किया जिससे वो चर्चा में हैं। पहली बात तो हम हरदोई के श्याम प्रकाश की करेंगे, जो बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने कहा कि हमारी निधि का जो पैसा है उसमें घोटाला किया गया, जो हमने स्वास्थ्य विभाग को सैनिटाइजर और स्वास्थ्य उपकरण खरीदने के लिए दिए थे, मेरा पैसा वापस किया जाए। सोशल मीडिया पे उनकी ये चिट्ठी बवाल बन गई। डीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा और शायद लखनऊ से भी फ़ोन गया, जिसके चलते श्याम प्रकाश फिर बैकफुट पर आए और तुरंत ही उन्होंने अस्पताल और जिला प्रशासन की तारीफ में कसीदा पढ़ा कि बहुत अच्छी खरीद की गई और बहुत अच्छा सामान लिया गया। वो तो मुझे भ्रम हो गया था, जिसके चलते मैंने पत्र लिख दिया। श्याम प्रकाश का मामला निपटा तो सुरेश तिवारी बरहाज के विधायक है देवरिया के, उन्होंने नगर पालिका में जाकर कह दिया कि मुसलमानों से सब्जी न खरीदो। ऐसा बताया जाता है कि उनके सामने किसी ने बात कही थी कि कुछ लोग थूक कर या गंदा करके सब्जी बेच रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमने इस पर ये बात कही। अब यहाँ लखनऊ में राजपूत जी ने एक कांड कर दिया, उन्होंने ठेले वाले को माँ बहन की गालियाँ दी और कहा पहले अपना नाम बताओ, मुसलमान होकर हिंदू का नाम रख के सब्जी बेच रहे हो। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ मुसलमान भी सब्जी बेच सकता है, हिंदू भी बेच सकता है। मुसलमान दूध भी बेचता है, हिंदू भी दूध बेचता है। वेज नॉन वेज सब हिंदू और मुसलमान दोनों ही कारोबार करते हैं, खाते हैं और मिलते और जुलते हैं। लेकिन अगर विधायक इस तरह से बातें करने लगेंगे तो समाज बट जाएगा, समाज में दो फाड़ हो जाएगा। भाजपा ने ये स्थिति देखी और उसके अध्यक्ष ने स्वतंत्र देव काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने तीनों विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने बनारस में भी एक सख्त कार्रवाई की, अपने महामंत्री को पद से हटा दिया। निश्चित ही उनका यह काम काफ़ी सराहनीय है और इससे जो लोग बड़बोलापन दिखा रहे हैं, समाज को बांटने वाली बात कर रहे हैं, वो हतोत्साहित होंगे। लेकिन जिसकी सरकार है, जो विधायक हैं, विधानसभा हैं, जिनके रहते प्रदेश में कानून बनता है, वो इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो क्या खाली इससे वोट की फसल काटी जाएगी या समाज में और कुछ भी कटेगा? भाईचारा कटेगा, आपसी वैमनस्य बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इस सब का असर हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेगा। चाहे जितनी बड़ी महामारी आए, संकट आए,
चाहे लोग खाने पीने से मर जाएं, लेकिन अपना माल बनता रहना चाहिए। यूपी में मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन है, यहाँ छत्तीसगढ़ से प्रतिनियुक्ति पर आई IAS अधिकारी श्रुति सिंह तैनात हैं MD बन के। लगे कि साहब PPE किट घटिया था, अधोमानक था, मेडिकल कॉलेजों में पहुँच गया, डॉक्टरों की जान से खिलवाड़ हो सकता था। उसको सरकार ने कहा नहीं ये ठीक है, ये सब सही था, वो गलत चला गया था, बरसाती पन्नी थी, स्वाइन फ्लू का किट था, उसको वापस करके हम दूसरा भेजेंगे। अभी एक आग बुझी नहीं थी, दूसरी आग आ गई, लग गई। हापुड़ में CMO ने पत्र लिखा कि आपने जो मास्क भेजे हैं वो घटिया हैं। अब PPE किट घटिया निकल रही है, फिर मास्क भी घटिया आ गया, और हर जिले में यही मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन सामान भेज रहा है, मेडिकल के उपकरण भेज रहा है। तो जब आप PPE किट ठीक नहीं भेज पा रहे हैं, मास्क घटिया भेज रहे हैं, तो आपको काहे के लिए खाली कमीशन खोरी के लिए बैठाया गया है? CMO का ये पत्र निगम को पहुंच चुका है, सरकार को पहुंचा है। और हैरत की बात यह है कि 19 रुपये का जो मास्क खरीदा गया है वो बाजार में 10 रुपया का मिलता है, और जब थोक में खरीदा गया होगा तब तो हो सकता है 7 या 8 रुपये का मिल जाए। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे, कौन इसकी जांच करेगा? उत्तर प्रदेश में क्या अफसर खुदा हैं या खुदा से बढ़कर हैं? इसलिए कि उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। अगर कार्रवाई होने लगे तो डर आए लोगों में। बेईमानी भ्रष्टाचार करने से लोग सोचें, एक नहीं 100 बार सोचें। इस तरह के तमाम अगर उदाहरण आ जाएंगे तो शायद जो हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी की बात करती है वो 100% लोगों को दिखने लगेगी। शुरुआत में सरकारें कुछ डंडा तेज चलाती हैं, लेकिन धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी उनको जकड़ लेती है और उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। सरकारें आवाज़ जैसे जैसे धीमी होती है, ब्यूरोक्रेसी के कृत्य और कारनामे तेज होते जाते हैं। सोचने की बात है कि आखिर एक मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन क्यों बार बार विवादों में आ रहा है, एक निगम क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, एक निगम उत्तर प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई को कैसे लुटा और बर्बाद कर रहा है, और उसके जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक नायक की भूमिका में दिखाया है। जनता ने इसको महसूस किया है, और अब तक के आज़ादी से बाद से लेकर अब तक के इतिहास में पुलिस की साख सबसे ज़्यादा बढ़ी है। या ये कहा जाए ये पुलिस का काया पलट है, जो दिन भर धूप में खड़ी रहती है, जो वसूली के लिए बदनाम थी, अन्याय करने के लिए, पिटाई करने के लिए बदनाम थी, गलत धंधे करने वालों को संरक्षण देती थी, आज वो मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिनको देखकर तरस भी आता है। अब हमारे यहाँ एक गाना बड़ा मशहूर है कि चल यार धक्का मार और बंद है मोटर कार। दिन भर जो धूप में ड्यूटी करेगा 12-12 घंटे, जब वो घर जाए और गाड़ी स्टार्ट ना हो और धक्का लगाना पड़े तो बड़ी तकलीफ़ होती है। वो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, योद्धा हैं, आज उनके लिए मन में बहुत सम्मान है। लेकिन अगर जब वो गाड़ी में धक्का लगाते हैं PRV की, तो ये बड़ा दुख होता है कि हम ऐसी गाड़ियाँ उनको देते हैं कि जिसमें वो बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान भी नहीं जा सकते। आखिर ये कैसा सिस्टम है कि जो या तो गाड़ियों का रख रखाव नहीं कर पा रहा है, या गाड़ियां जानबूझ के खराब करती जा रहे हैं और उनका मेंटेनेंस का पैसा कहीं और जा रहा है। मामला लखनऊ का है। खुर्रम नगर चौराहे पर सिपाही रात के अंधेरे में धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को, और गाड़ी PRV की है, स्टार्ट नहीं हो रही है। कि हम ऐसी व्यवस्था में हैं जहां चोर चोरी से तो जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। जिसको माल बनाने की आदत है वो कोई ना कोई गड़बड़ी करता रहेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को सलाम है कि जिसने अपने धैर्य से अपने को जलाकर धूप में दिन रात एक करके अपने घर परिवार की परवाह न करके हम लोगों की रक्षा और सुरक्षा कर रही है। उन्हें सुविधा अच्छी दीजिए, खाना पीना तो पहुंचाने की बात दूर रही, लेकिन कम से कम वो अपने घर आ जा सकें, उनसे गाड़ियों में धक्का तो न लगवाया जाए। उम्मीद करें कि ये खबर लखनऊ पुलिस तक पहुंचेगी और वो PRV गाड़ी बनेगी, या और जो गाड़ियां खराब हैं, जो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, पुलिस वालों को धक्का देना पड़ रहा है, शायद उन सब गाड़ियों के बदले नई गाड़ी मिले या उनको ठीक कराया जाए।
और पुलिस की छवि में और 4 चांद लगे। कोई आल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। सब मस्त हैं अपनी मस्ती में, लेकिन दिल्ली न जा पाने का दर्द है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन बहुत तकलीफ दे रहा है, जो काम तो उच्च कोटि का कर रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन भोजन परिवार के साथ नहीं मिल पा रहा है। पहले शुक्रवार को दिल्ली चले जाते थे और सोमवार को आते थे तो 2-3 दिन परिवार के साथ भोजन हो जाता था। 1989 बैच के 2 IAS अधिकारी हैं, संजय भूस रेड्डी और अमित मोहन प्रसाद। दोनों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संजय भूस रेड्डी ने इस महामारी में कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का चीनी मिलों में उत्पादन शुरू कराकर कहा जा रहा है कि वो नए उत्तर प्रदेश के देश के नए भागीरथ हैं, सैनिटाइजर के भागीरथ हैं। अमित मोहन प्रसाद जो 6 साल कृषि विभाग में रहे, अब स्वास्थ्य विभाग में कोविड अस्पताल और सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों लगातार काम करते हैं, मुख्यमंत्री की मीटिंगों में भी आते हैं। इस खबर के देखिए दोनों पहलू हैं, अच्छे और बुरे। दिल्ली ना जा पाने का दर्द है, दिन भर काम निपटाकर शाम को अकेले घर में जाते हैं। रेड्डी साहब तो गेस्ट हाउस में रहते हैं और अमित मोहन प्रसाद को आवास है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां भी हैं। सरकार भी ये जानती है कि कई सारे अफसर शुक्रवार को दिल्ली चले जाते हैं। तन लखनऊ में होता है, लेकिन शाम होते होते दिल्ली पहुंच जाता है, अपनों के बीच उनको ढूंढता है, टेलीफोन पर वीडियो कॉल पर मुलाकात होती है। देखिए ये जिम्मेदारी बड़ी है और इससे मुक्ति कब मिलती है, इस महामारी से मुक्ति कब मिलती है, ये सब तो काफ़ी समय लगेगा। फिलहाल ये ज़रूर है कि लॉकडाउन में जो जोन बनाए गए, अब इस 3rd फेज में हो सकता है कि कुछ घर से लोग आ जा सकें और ना आ जा सकें तो घर से कुछ खाने पीने को ही आ जा सके। यूपी का आगरा जिला एक ऐसा जिला है जिसमें अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं। 500 की संख्या पार हो चुकी है। पूरा मॉडल जो है वो घुटनों के बल आ गया है। आगरा मॉडल 12 अप्रैल को घोषित किया गया था, बड़ी जोर शोर से, बड़ी तारीफ हुई, लेकिन 14 अप्रैल से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई और 21 अप्रैल आते आते आगरा मॉडल धड़ाम हो गया। अब आगरा के डीएम है प्रभु नारायण सिंह। जब प्रभु वहाँ खुद बैठे हैं और उनकी ईमानदारी का सिक्का पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार गाती है, जिनको बताते हैं कि ऊपर से बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है, वो चीफ सेक्रेटरी तक को कुछ नहीं समझते हैं। मेयर ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि साहब मेरे शहर को वुहान होने से बचाइए, यहाँ मेरी कोई सुन नहीं रहा है। जिला अधिकारी ऐसा आदमी है जिसे शायद कोई समझा नहीं सकता, लेकिन यही प्रभु हैं जो 12 तारीख को अपने मॉडल को लेकर अपनी कॉलर ऊंची किए घूम रहे थे। 14 से 21 अप्रैल के बीच वहाँ 158 मरीज आ गए, आज 500 के पार हैं। सवाल ये उठता है कि जो आगरा मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया कि उदाहरण है, वहाँ 500 की संख्या कैसे पार हो गई। अदूरदर्शिता, अनदेखी, अनिर्णय, ये सारी बातों को बिगाड़ रहा है। ये बताता है कि आगरा के हालात बहुत खराब हैं। अहंकार छोड़िए डीएम साहब, अहंकार से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। फर्क मोहब्बत से डाला जा सकता है। केजीएमयू की टीम गई थी, उसने अफसरों को जिम्मेदार बताया। उसने ये भी कहा कि सब्जी और ठेले वालों का, वेंडरों का, सबका टेस्ट कराया जाए और उनके ठेले पर और दुकानों पर कोविड का प्रमाण पत्र लगाया जाए। दूध और सब्जी वाले सब संक्रमित हो रहे हैं। शासन के एक बड़े अफसर हैं आलोक कुमार, वो नोडल अफसर बनाकर आगरा भेजे गए। 1 हफ्ता रहे, कहाँ कहाँ गए? गेस्ट हाउस में, वहाँ से निकले तो कम्युनिटी किचन और वहाँ से निकले तो कोविड अस्पताल। खैर बिजली विभाग में वो काफ़ी नाम करके आए हैं, अब उद्योग को 4 चांद लगा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद रुककर चले गए, रिपोर्ट अपनी दे देंगे। लेकिन जिला प्रशासन की जिम्मेदारी आखिर कब फिक्स होगी? 500 के पार संख्या है, मरीज बढ़ रहे हैं लगातार। जिला प्रशासन में, मेडिकल कॉलेज में कोई कम्युनिकेशन नहीं है।
मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल छुट्टी चला जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। इतनी बड़ी जगह पर आखिर कैसे कंट्रोल होगा? तालमेल का आप स्तर देखिए। डीएम साहब के लिए नीचे के अधिकारी किसी जैसे एक आम आदमी को हाँकता है, पीसीएस अफसरों का उनकी नज़र में कोई मतलब नहीं है, ऊपर जो बैठे हैं उनको वो कोई भाव नहीं देते, कमिश्नरी का ज़िला है वो भी बेबस है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो जनता के लिए काम करने पर अधिकारियों को रोकती है? हमारा अहंकार या हम सबसे ईमानदार हैं बाकी सब बेईमान? कौन से तरीके होंगे जैसे आगरा को बचाया जा सकेगा? हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि वो इन जिलों की ओर ध्यान दे, वो इस बात पर भी विचार करे कि कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ कमी है और परिवर्तन होने से कौन रोक रहा है। अगर परिवर्तन आवश्यकता है तो बदलाव कीजिए, जितने बड़े स्तर पे बदलाव हो सके कीजिए। डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी कोई भी हो, हाथ किसने रोका है? सवाल तमाम सारे हैं, जवाब वक्त को देना है। भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में इस बार बस इतना ही है। अगली बार फिर कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।